वेलकम लर्नर्स, वेलकम टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। मैं अंशिका अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, रामानुजन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हूँ। मैं आज आपको माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र, जिसे हम अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं, के लेसन 3 वस्तुओं और सेवाओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, मानवीय आवश्यकताओं जो असीमित हैं, उनके लिए हमें वस्तुएं, जिन्हें हम अंग्रेजी में गुड्स कहते हैं, और सेवाएं, जिन्हें हम अंग्रेजी में सर्विसेज कहते हैं, की आवश्यकता होती है। वस्तुओं के उदाहरण स्वरूप खाने के हमें भूख मिटाने के लिए चाहिए होता है, गर्मी लगे तो हमें पंखा चाहिए होता है, प्यास लगे तो हमें पानी चाहिए होता है, सोना हो तो हमें पलंग चाहिए होता है। उसी प्रकार हमें सर्विसेज की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि अगर हम बीमार पड़ जाएं तो हमें डॉक्टर के जाना होता है, हमारे बाल बड़े हो जाए तो हमें नाई की आवश्यकता पड़ती है। तो सवाल उठता है कि वस्तुएं और सेवाओं में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसी पे चर्चा करेंगे कि वस्तुएं क्या होती हैं और सेवाएं कैसे उनसे भिन्न होती हैं। किसी भी वस्तु को हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। हम पंखे को देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। हम जिस पे बैठते हैं कुर्सी, उसको हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। अर्थात सबसे पहला चीज जो वस्तु में होती है वो है हम उन्हें देख और छू सकते हैं। दूसरी चीज, किसी भी वस्तु को बनाने का समय और उसको ग्रहण करने का समय या उसको कंज्यूम जिसे हम बोलते हैं करने के समय में अंतराल हो सकता है। उत्पादन और उपभोग में अंतराल हो सकता है। जैसे कि आपकी एक कुर्सी जो है वो एक मजदूर जब बनाता है उसका प्रोडक्शन अलग जगह पे होता है, लेकिन जब आप उसे अपने घर में या अपने स्कूल में या अपने दफ्तर में उसे इस्तेमाल करते हैं वो अलग समय पे करते हैं। तो उत्पादन और उपभोग के समय में अंतराल हो सकता है। तीसरी चीज जो वस्तुओं में होती है वो है इनका हम संग्रह कर सकते हैं, अर्थात इनका हम इकट्ठा करके रख सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके या फिर जब जरूरत पड़े उसके अनुसार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम घर में आटा ला के रखते हैं, हम एक बार में 5 किलो 10 किलो आटा ला के रखते हैं, लेकिन ये आटा हम थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करते हैं। तो तीसरी चीज, इनका वस्तुओं का हम संग्रह कर सकते हैं। चौथी चीज जो आती है वो है इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी भेजा जा सकता है। जैसे कि आपकी एक कक्षा है, कक्षा में बहुत सारी कुर्सियां मेज होती हैं, लेकिन जब हमें उसमें कोई प्रैक्टिस करनी होती है, हमें कुछ सीखना होता है उस क्लास में, हम कुर्सियों को बाहर निकाल देते हैं और जगह बना लेते हैं नाचने गाने के लिए। तो हमने क्या सीखा? वस्तुओं की हमारे 4 चीजें होती हैं। पहला, ये इन्हें हम देखा सकते हैं और छू भी सकते हैं। दूसरा, इनके उत्पादन और उपभोग में समय का अंतर हो सकता है। तीसरा, इसका संग्रह किया जा सकता है। और चौथा, हम इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी भेज सकते हैं। अब एक उदाहरण स्वरूप कुर्सी का उदाहरण लेते हैं। आप इस कुर्सी को एक मजदूर बनाता वो अपने कारखाने में है। आप इसे खरीदते बाजार से हैं, आप इसे देख भी सकते हैं, आप इसे छू भी सकते हैं। इसके समय में अंतर होता है उत्पादन और उपभोग के। इसे आप जब जरूरत नहीं है तो आप इसे अलग भी रख सकते हैं और इसको आप किसी को उपहार भी दे सकते हैं या फिर इसे आप बेच भी सकते हैं। आपका मोबाइल फोन जिसे आजकल हम यूज करते हैं उसको भी हम वस्तु ही मानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं सेवाओं की तरफ। सेवा अदृश्य होती है, हम इसे छू नहीं सकते, ना ही हम इसे देख सकते हैं। इसके उत्पादन और उपभोग के बीच समय का अंतराल नहीं होता। जैसे कि आप जब नाई के पास गए अपने बाल कटाने, आप नाई के पास जाते हैं, वो आपके बाल काटता है। जैसे ही उसने अपनी सर्विसेज दी, आपको अपनी सेवा दी, वैसे ही आपने उस टाइम
उस समय पे उसको कंज्यूम कर लिया, तो इनके उत्पादन और उपभोग के बीच समय का अंतराल नहीं हो सकता। सेवाओं को हम संग्रह भी नहीं कर सकते, अर्थात इनको हम इकट्ठा करके नहीं रख सकते। नाई का एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। क्या आप नाई की उस सर्विस जो आपको बाल काटने के लिए दी जा रही है, आप उसको संग्रह कर सकते हैं? आपने जब सर्विस ली उसी समय खत्म हो गई, तो उसका संग्रह नहीं किया जा सकता। और आखिरी चीज जो सेवाओं में होती है, इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी नहीं भेजा जा सकता। उदाहरण स्वरूप, आप एक चिकित्सक के गए, उस चिकित्सक ने आपकी जांच करी, उसने जो आपकी जांच कर रहा है, आप उसको ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। उसने आपको एक दवा लिख के दी, उसी समय वो उसकी सर्विस पूरी हो गई। इसी को ना तो मैं इकट्ठा करके रख सकती हूँ, और जो डॉक्टर ने मुझे सर्विस दी है मैं उसको किसी और को भी नहीं दे सकती। तो हमने 4 अंतर पढ़े किसी भी वस्तु और सेवा के लिए। पहला, वस्तुओं को हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, सेवाओं को हम ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं। वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग के समय में अंतराल हो जाता है, परंतु सेवाओं के उत्पादन और उपभोग में अंतराल नहीं होता। तीसरा, वस्तुओं का संग्रह किया जा सकता है, परंतु सेवाओं का संग्रह नहीं किया जा सकता। और आखिरी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम वस्तुओं को भेज सकते हैं पर सेवाओं को भेज नहीं सकते। अब आपके लिए कुछ सवाल है मेरे पास, इनके जवाब आप अपने पास लिखिएगा कि ये वस्तु है या सेवा। लैपटॉप, मोबाइल, पानी की बोतल, पलंग, दरवाजा, पंखा, बैंकिंग, जो हमारे बैंक्स होते हैं वो हमें सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, हमारा यातायात, इन सबको आप अपने पास जवाब लिख के रखिएगा कि ये क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम जाएंगे अगले टॉपिक पे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से इनको हम वर्गीकरण कर सकते हैं, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो सेवा हो। सबसे पहला आता है निःशुल्क वस्तुएं और आर्थिक वस्तुएं। दूसरा आता है निःशुल्क सेवाएं और आर्थिक सेवाएं। तीसरा आता है उपभोक्ता वस्तुएं और उत्पादक वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुओं को हम अंग्रेजी में कहते हैं कंज्यूमर गुड्स, और उत्पादक वस्तु को हम कहते हैं प्रोडक्शन गुड्स। इसी तरह हमारी सेवाओं का आता है कंज्यूमर सर्विसेज और प्रोड्यूसर सर्विसेज। फिर हमारा अगला विभाजन होता है एकल उपयोगी वस्तुएं तथा दीर्घ उपयोगी वस्तुएं। एकल उपयोगी वस्तुएं हमारी होती हैं सिंगल यूज गुड, जिनको हम सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दीर्घ उपयोगी कहलाती हैं ड्यूरेबल गुड्स, जिनको हम कई बार या एक से ज्यादा बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरी विभाजन हमारा होता है निजी वस्तुएं तथा सार्वजनिक वस्तुएं। मेरी वस्तुएं जो मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ, इनको मैं कहती हूँ अंग्रेजी में पर्सनल, और सार्वजनिक को हम अंग्रेजी में कहते हैं पब्लिक। तो सबसे पहले आते हैं निःशुल्क वस्तुएं और आर्थिक वस्तुएं। अब दोस्तों, सावन आने वाला है, बारिश का मौसम आ गया है। आपने एक बाल्टी रख दी, वो बाल्टी बारिश के पानी से भर गई। क्या आपको उसके लिए कुछ देना पड़ता है? नहीं। तो ये आपकी है निःशुल्क वस्तु। परंतु अगर इसके लिए आप एमसीडी के नलके पे जाएं या आप म्युनिसिपैलिटी के नलके से एक बाल्टी पानी भरें, उसकी आपको कीमत चुकानी पड़ती है, तो वो कहलाती है आर्थिक वस्तु। अब सवाल आता है कि इन दोनों में अंतर कैसे करेंगी कि कौन सी वस्तु निःशुल्क है और कौन सी वस्तु आर्थिक है। जब किसी वस्तु की मांग आपूर्ति से अधिक होती है, उसे हम कहते हैं आर्थिक वस्तु। उसके लिए हमें कुछ राशि देनी पड़ती है, कॉस्ट वी हैव टू इंकर उसे, और जब वही चीज हमें फ्री में मिल जाती है निःशुल्क, तो उसे हम कह देते हैं निःशुल्क वस्तुएं। अब आगे चलते हैं निःशुल्क सेवाएं और आर्थिक सेवाएं।
इस देश में, हमारे देश में और इस संसार में जो निःशुल्क सेवाओं का एक सबसे अच्छा उदाहरण आता है, वो आता है माता पिता का प्रेम और स्नेह। वो हमारे जन्म से ही हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे। उसे हम कहते हैं निःशुल्क सेवाएं। आर्थिक सेवाएं, आप एक दर्जी के पास जाते हैं अपना कमीज को सिलवाने या फिर अपने सूट को सिलवाने के लिए, वो आपसे अपनी सर्विस देता है आपको सिलने की, लेकिन आपसे एक धनराशि की उम्मीद करता है। उसे हम कहते हैं आर्थिक सेवाएं। अगर हम देश के लेवल पे देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन, यातायात आपका आ गया, बैंकिंग आपका आ गया, बीमा की सर्विसेज आपकी आ गई, ये सारी हमारी आर्थिक सेवाएं कहलाती हैं। तीसरा हमारा आता है उपभोक्ता वस्तुएं और उत्पादक वस्तुएं। अब हम सिर्फ बात करेंगे आर्थिक वस्तुओं को, अभी हम निःशुल्क वस्तु की अब हम बात नहीं करेंगे। उपभोक्ता वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो सीधे किसी भी मनुष्य की इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। मुझे भूख लगी, मैंने दूध पी लिया। मुझे खांसी हुई, मैंने दवाई खा ली। मुझे गर्मी लगी, मैंने पंखा खोल लिया। जो भी चीजें मैं डायरेक्टली सीधा सीधा उनको ले रही हूँ, उसे मैं कहती हूँ उपभोक्ता वस्तुएं। लेकिन जो वस्तुएं कुछ और बनाने के काम आती हैं, उन्हें हम कहते हैं उत्पादक वस्तुएं। उदाहरण स्वरूप आटे का उदाहरण लेते हैं। आप सबने अपने घरों में आटा देखा होगा। आटे का हम क्या क्या बनाते हैं घर पे? हमें रोटी बनानी होती है, हम घर पे लाके आटा रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं उसको एक डिब्बे में। एक बड़ा सा डिब्बा होता है, उस डिब्बे में से जब जब हमें रोटी बनानी है, हम थोड़ा आटा निकालते हैं, छानते हैं और मल के अपनी रोटी बना लेते हैं। पर अगर यही आटा ब्रिटानिया यूज करे ब्रेड बनाने के लिए, तो वो यही आटा कहलाएगा उत्पादक वस्तुएं। समझ आया आपको कि कोई भी वस्तु जिसका मैं निजी तौर पे इस्तेमाल कर रही हूँ, जो मुझे सीधा सीधा बेनिफिट देता है, उसे मैं कहूंगी उपभोक्ता वस्तु, और जो मुझे इनडायरेक्टली किसी तरह का बेनिफिट देता है, वो उसे मैं कहूंगी उत्पादक वस्तुएं। इसी में एक और हमारा वस्तु आती है मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड्स जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में। इनका सिंपल मतलब होता है वो वस्तुएं जो कुछ और बनाने के लिए काम में आती है। जैसे मुझे ब्रेड बनानी है, ब्रेड बनाने के लिए मुझे ईंधन भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, माल भी चाहिए, कच्चा माल, तो उसे मैं कहूंगी मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडिएट गुड्स। तो हमने अभी क्या क्या पढ़ा? निःशुल्क वस्तुएं, आर्थिक वस्तुएं, निःशुल्क सेवाएं, आर्थिक सेवाएं, उपभोक्ता वस्तुएं, उत्पादक वस्तुएं। अब हम जाते हैं उपभोक्ता सेवाएं और उत्पादक सेवाओं की तरफ। वो वस्तुएं जो मैं, वो सेवाएं जो मैं अपने लिए उपयोग करती हूँ, दर्जी से अपने लिए कुर्ता बनवाना, डॉक्टर से अपने लिए दवाई लिखवाना, मेरा कोई पानी की अगर टंकी खराब हो गई है तो उसको पानी वाले मिस्त्री को बुला के अपना नलका सही करवाना, ये सारी मेरी अपनी पर्सनल वस्तु हैं। इन्हें मैं कहूंगी जिन्हें मैं सीधा सीधा ग्रहण कर रही हूँ, कंज्यूमर सर्विसेज। सिमिलरली मेरा जो प्रोडक्शन सर्विसेज आएंगी, उसमें हमारी आएंगी बैंकिंग, इंश्योरेंस, मशीन खराब हो जाती है तो हम मैकेनिक्स को बुला के उनकी सर्विसेज लेते हैं। अगले उस पे जाते हैं, अगला है हमारा एकल उपयोगी और दीर्घ उपयोगी वस्तुएं। हमारे दोनों तरह के उपभोक्ता हो चाहे वो उत्पादक हो, वो दोनों ही तरह के एकल उपयोगी और दीर्घ उपयोगी वस्तुएं हो सकती हैं। जो वस्तुएं मैं सिर्फ एक बार यूज कर सकती हूँ, एक बार प्रयोग में ला सकती हूँ, उसे मैं कहूंगी एकल उपयोगी। अब जैसे कि चीनी बनाने के लिए हमें गन्ने की जरूरत होती है, गन्ना कच्चा माल है वहां पे, लेकिन मैं उसे एक ही बार प्रयोग कर पाऊंगी, उसे मैं कहूंगी एकल उपयोगी वस्तु है। परंतु जिस मशीन में डाल के वो चीनी बनाई जा रही है गन्ने को, तो वो जो मशीन है उसे मैं कहूंगी दीर्घ उपयोगी वस्तु है, ड्यूरेबल गुड। समझ आया?
एकल उपयोगी जिसे हम एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, दीर्घोपयोगी जिसे हम एक से ज्यादा बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, निजी और सार्वजनिक वस्तुएं। निजी वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जो जिन पे मेरा निजी अधिकार होता है, जिनको मैं, जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको एक गुड़िया दे दो तो वो गुड़िया कहता है ये मेरी गुड़िया है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी साइकिल है। तो जिन वस्तुओं को मैं निजी तौर पे इस्तेमाल करती हूँ उन्हें मैं कहती हूँ निजी वस्तुएं। लेकिन जो वस्तुएं जैसे कि एक पार्क है या फिर एक सड़क है, उन पे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, उनको मैं कहती हूँ सार्वजनिक वस्तुएं। तो हमने 6 तरह के विभाजन पढ़े। सबसे पहला निशुल्क सेवाएं और आर्थिक सेवाएं, दूसरा निशुल्क वस्तुएं, आर्थिक वस्तुएं, तीसरा उपभोक्ता वस्तुएं और उत्पादक वस्तुएं, चौथा उपभोक्ता सेवाएं और उत्पादक सेवाएं, पांचवा एकल उपयोगी वस्तुएं तथा दीर्घोपयोगी वस्तुएं, आखिरी निजी वस्तुएं तथा सार्वजनिक वस्तुएं। अब एक आखिरी प्रश्न आता है कि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं सेवाओं की भूमिका क्या है। आप सोचना चाहेंगे थोड़ी देर के लिए, ये क्या होता है? जो हमारी वस्तुओं सेवाएं, ये तो हमने पढ़ा कि किसी भी मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जरूरत पड़ती है, परंतु इसके साथ ही अर्थशास्त्र के 3 बहुत मूल्य पिलर्स को भी ये हेल्प करती है। पहली मानवीय आवश्यकताएं, जिसे हम अंग्रेजी में कंजम्पशन कहते हैं। अगर वस्तुएं सेवाएं नहीं होंगी तो इंसान अपनी जरूरतों को कैसे पूर्ण करेगा, किन चीज को वो ग्रहण करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। तो इसी तरह वस्तुएं और सेवाएं इंसान की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहायक होती हैं। दूसरा, वस्तुएं और सेवाएं प्रोडक्शन करने में भी हेल्पफुल होती हैं, जिसे हम उत्पादन कहते हैं। जैसे कि अगर मानवीय आवश्यकता ही नहीं होंगी तो व्यापारी क्या बनाएगा, उद्योगी क्या बनाएगा। उद्योगी जो भी बनाता है वो ये देख के बनाता है कि मानव की इच्छाएं क्या है, उनको किन चीजों की जरूरत है, वो किस चीज के लिए उतारू है। तो वस्तुओं सेवाओं ही प्रोडक्शन को भी, उत्पादन जिसे हम कहते हैं, को भी बताती हैं। आखिरी हमारा आता है निवेश। अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, मानवीय आवश्यकताएं बढ़ेंगी, तो इनकी पूर्ति के लिए निवेश भी उसी तरह बढ़ेगा। तो बच्चों, अभी हमने सीखा कि वस्तुएं और सेवाएं क्या होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं और वो कैसे किसी भी देश की आर्थिक सहायता करती हैं। अब हम एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं और लौट के आते हैं अन्य अध्याय के साथ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग खोल रहा है तमाम ग्रामीण, पिछड़े, असहाय एवं बेरोजगार युवाओं के लिए संभावनाओं के असीम द्वार। यहाँ 6 महीने से लेकर 2 साल तक के 80 से ज्यादा कोर्सेज हैं। कृषि, गृह विज्ञान, स्वास्थ्य, पैरामेडिकल, कंप्यूटर के साथ साथ अन्य व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक पाठ्यक्रम। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nios.ac.in या संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1800-180-9393 पर। वेलकम बच्चों, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे कुछ सवाल किए थे। आशा करती हूँ आपने उनके जवाब लिख लिए होंगे। अब मैं आपको उनके जवाब दे रही हूँ, आप बताइएगा क्या वो आपके जवाब से मैच होते हैं या नहीं। लैपटॉप आपकी वस्तु है, मोबाइल आपकी वस्तु है, पानी की बोतल आपकी वस्तु है, पलंग आपकी वस्तु है, दरवाजा, एसी, पंखा, ट्यूबलाइट, ये सब आपकी वस्तुएं हैं। बैंकिंग आपकी सेवा है, यातायात आपकी सेवा है। आशा करती हूँ आप सब ने सही जवाब दिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले अध्याय की ओर, अर्थव्यवस्था, अभिप्राय तथा प्रकार। इसमें हम सीखेंगे कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कुछ देश तीव्र गति से बढ़ते हैं और कुछ देश मध्य या स्लो
गति से बढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम सब सोचते हैं ऐसा क्यों होता है। इंसान जो भी कुछ नहीं यूज कर पाता उसको या तो हम आगे इन्वेस्ट कर देते हैं, निवेश कर देते हैं, या फिर हम उसकी बचत कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं सेविंग्स। तो जिस भी देश में कंजम्पशन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होंगी उस देश का आय ज्यादा होगा। आय ज्यादा होगा तो उस देश की गति तीव्र होगी, और जिस भी देश में ये कम होगा उस देश की गति स्लो होगी, यानी धीमी होगी। अब आते हैं हम अर्थव्यवस्था के अर्थ की तरफ। सबसे पहला जो एजे ब्राउन ने कहा था, अर्थव्यवस्था एक ऐसी पद्धति, सिस्टम है कि जिसके द्वारा लोग जीविका प्राप्त करते हैं। ये मानव ने बनाई है, ये मानवीय प्रणाली है। सबसे पहला अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, इसकी मुख्य विशेषताओं की बात करें, तो सबसे पहला आता है ये मानव निर्मित है। दूसरा आता है आर्थिक संस्थाओं को हम बना भी सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप भारत में एक समय पे जमींदारी सिस्टम हुआ करता था जो बहुत ही प्रचलित था, पर आजादी के बाद ना तो सिर्फ इसे खत्म किया गया, उसके साथ साथ भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म जिसे हम कहते हैं, वो भी लाए गए। तीसरी चीज हमारी आती है आर्थिक गतिविधियों के स्तर में परिवर्तन होता रहता है। इसमें जो हमारा उत्पादक है और उपभोक्ता है वो एक ही मनुष्य हो सकता है, एक ही व्यक्ति हो सकता है। उदाहरण स्वरूप मैंने कुछ व्यापार किया, मैं कुछ बना रही हूँ, लेकिन मैं मनुष्य के रूप में कुछ ग्रहण भी कर रही हूँ, तो व्यक्ति उत्पादक भी होता है और उपभोक्ता भी होता है। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन, उत्पादन, उपभोग तथा निवेश किसी भी अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं या गतिविधियां होती हैं। हम किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा, राशि जिसे हम कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। हिंदुस्तान की राशि क्या है बच्चों? सही जवाब इंडियन रुपीस, जिसे हम कहते हैं। अब हम आते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार की तरफ। अभी हमने सीखा अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, अब हम जाते हैं वो कितने प्रकार का होता है। हम इसका विभाजन दो स्तर पे करेंगे। पहले हम जानेंगे उत्पादन के साधनों अथवा साधनों के ओनरशिप तथा नियंत्रण के आधार पर। सिंपल कहूं तो कि जो मेरे प्रोडक्शन है या फिर मेरे जो माल है या जो मेरा सामग्री है उसे कौन नियंत्रण करता है, उसे कौन कंट्रोल करता है, उसके बेसिस पे हम सबसे पहले इसका विभाजन करेंगे। इसके अंदर हमारा सबसे पहला आता है पूंजीवादी अथवा स्वतंत्र उद्यम अर्थव्यवस्था, जिसे हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इस इकोनॉमी के अंदर किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है अपना व्यापार करने की, अपनी संपत्ति ग्रहण करने की। अब हम इसके कुछ विशेषताओं पे ध्यान डालेंगे। सबसे पहला आता है निजी संपत्ति। यहाँ पे जो व्यक्ति है वो अपनी संपत्ति का स्वयं मालिक होता है। दूसरा हमारा आता है उद्यम की स्वतंत्रता। यहाँ पे व्यक्ति को फ्रीडम, जिसे हम कहते हैं, स्वतंत्रता होती है कि वो क्या व्यवसाय करना चाहता है, वो किस बिजनेस में जाना चाहता है, उसको चूज करने की। वो उस अपने अकॉर्डिंग, अपने रोजगार, अपनी कुशलता के अकॉर्डिंग के अनुसार अपना व्यवसाय चुन सकता है। हम देखते हैं अधिकतर जो छोटे व्यवसाय होते हैं उनकी जितनी भी जोखिम होते हैं और उनका जितना भी मुनाफा होता है या हानि होती है वो छोटे दुकानदार खुद ही उठाते हैं। परंतु जैसे कि आप देख सकते हो, आपके अपनी राशन की दुकानें होंगी, वो लोग किराना दुकानें क्या करते हैं, वो छोटी छोटी सी दुकानें होती हैं, वो अपनी दुकान चलाते हैं,
मुनाफा भी उनका, नुकसान भी उनका। पर जो बड़े उद्यमी होते हैं उन लोगों में पैसा कोई और लगाता है, उस उद्यम को चलाता कोई और है और मुनाफा आपस में बढ़ जाता है। तो इसे हम कहते, तो हमारा ये होता है उद्यम की स्वतंत्रता। तीसरा हमारा आता है उपभोक्ता प्रमुख, कंज्यूमर इज किंग। सिंपल टर्म्स में जो भी हमारा उपभोक्ता होता है वो राजा होता है। इसमें व्यापारी जो भी बनाएगा वो उपभोक्ता की जरूरतों और उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाएगा। हमारा चौथा आता है लाभ का उद्देश्य। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। कोई भी व्यापारी अपना बिजनेस नहीं करेगा अगर उसे मुनाफा ना हो। तो सबसे पहला वो अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए उसके जितने भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, जितना भी उसका कच्चा माल है, मशीनरी है, या अपना माल बनाने के लिए उसको जो जो चीजों की जरूरत है उनकी कॉस्ट को वो कम करना चाहता है। और साथ ही साथ जो अपना जितना वो माल बना रहा है उसको वो बढ़ाना चाहता है। इससे क्या होगा, मेरी लागत कम हो गई, मेरा माल बढ़ गया, जितना ज्यादा ये गैप होगा उतना ज्यादा मेरा मुनाफा होगा। पांचवा आता है प्रतियोगिता। हम देखते हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है इसका एक बहुत ही मूल्य लेवल होता है कंपटीशन का। ये प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है। इससे क्या होता है, आपस में किसी के भी पास इतना नहीं होता कि वो ज्यादा कस्टमर से चार्ज कर सकते या किसी भी उपभोक्ता से ज्यादा ले सके या उनका शोषण कर सके या अपने जो कारीगर उनके यहाँ काम कर रहे हैं उनका शोषण कर सके। छठा हमारा आता है बाजारों और कीमतों का महत्व। अधिकतर देखा गया है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें कीमतें एक समान होती हैं। हाँ, कई बार कुछ आजकल जैसे डिफरेंशिएशन हो रहा है, एक वस्तु को दूसरी वस्तुओं से अलग हटके दिखाया जा रहा है। जैसे कि एप्पल का आईफोन ज्यादा अच्छा माना जाता है किसी वीवो या ओप्पो के फोन से, पर उसकी कॉस्ट भी उतनी ज्यादा ही हो जाती है। जो वीवो आईपो आपको जिस कॉस्ट में जो सर्विसेज दे रहे हैं वो एप्पल आपको प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो इस स्तर पे भी मुनाफा कमाया जाता है, लेकिन ये जो अंतर है धीरे धीरे कम हो रहा है और इसको धीरे धीरे और सामान्य करने की कोशिश है। आखिरी जो इसमें और महत्वपूर्ण जो आता है वो आता है सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। तो हमने क्या सीखा अभी, सबसे पहले हमने विभाजन किया उत्पादन के साधनों अथवा संसाधनों के रूप में, जिसमें पहला आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें हमारा होता है निजी संपत्ति, स्वतंत्रता होती है व्यापार करने की, उपभोक्ता को महत्व दिया जाता है, लाभ का उद्देश्य से किया जाता है, प्रतियोगिता होती है, बाजारों और कीमतों का महत्व होता है और सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। फिर हमारा दूसरे, इसका हम अगर उदाहरण स्वरूप देखें तो कुछ हमारी इकोनॉमीज जो हमारे देश जैसे कि यूएसए, यूके, फ्रांस इसका उदाहरण माने जाते हैं। पर देखा गया है कि समय के अनुसार इन देशों में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ा है। अगले विभाजन पे जाते हैं। पहला था पूंजीवादी, दूसरा है समाजवादी जिसे हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमिस्ट। इसमें सब कुछ जो है सरकार के नियंत्रण में होता है, चाहे वो उत्पादन हो, और सरकार यहाँ पे मुनाफे से ज्यादा जनहित की बात करती है। वो ये चाहती है कि उनके देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसके बेनिफिट्स मिल सके। अगला हमारा आता है समाज के कल्याण का ध्येय करने के लिए होता है। यहाँ पे जो छोटे बड़े अमीर गरीब का अंतर होता है उसको कम करने की कोशिश की जाती है, और तो और समानता लाने की भी कोशिश की जाती है। कोई भी देश पूर्ण समानता नहीं ला सकता या इच्छा नहीं करता और मुश्किल भी है, परंतु एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में माना जाता है कि ये अंतर सबसे कम होता है। पांचवा हमारा इसका विषय आता है वर्ग संघर्ष की समाप्ति। यहाँ पे श्रमिकों और प्रबंधकों दोनों के हितों की बात की जाती है।
दोस्तों, बच्चों, आज के समय में इसकी कमी है, लेकिन अगर हम कुछ वर्ष पहले जाएं तो चीन इसका एक उदाहरण था जहां पे ये अर्थव्यवस्था फॉलो की जाती थी। तीसरा हमारा प्रकार होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि इंडियन इकोनॉमी भी है। यहाँ पर निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों साथ साथ चलते हैं। यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है अपना व्यापार चूज करने की, लेकिन सरकार ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, नियम बनाए हैं, उनके अंदर रह के उन्हें करना होता है। हमारे पास यहाँ पे जो सरकार है वो लंबे समय के लिए कुछ प्लान करती है और उसके अकॉर्डिंग ही इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट, व्यक्तिगत स्तर पर और सरकारी स्तर पर काम किया जाता है, और ये दोनों काम ही देश हित के लिए किए जाते हैं। और आखिरी चीज जो आती है इसमें कीमत प्रणाली। यहाँ पे आर्थिक सहायता प्रोवाइड दी जाती है जो कमजोर वर्ग होता है, और जो जिनके पास मुनाफा ज्यादा होता है उनसे कर के रूप में राशि ली भी जाती है। तो हमने पहला क्या सीखा? हमने विभाजन किया सबसे पहला अपना उत्पादन के साधनों अथवा संसाधनों के रूप में, अर्थात कौन उसको ओनरशिप कर रहा है और कौन कंट्रोल कर रहा है। सबसे पहला हमारा आता है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, दूसरा हमारा आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा हमारा आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी में निजी संपत्ति होती है, स्वतंत्रता होती है, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, प्रतियोगिता होती है। वहीं समाजवादी में सरकार हस्तक्षेप करती है, सरकार ही कंट्रोल करती है सब कुछ, विषमताओं की कमी लाने की है और वक्त गश खत्म होता है। वहीं मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, आर्थिक नियोजन होता है और कीमत प्रणाली भी होती है। अगला हम विभाजन करेंगे विकास के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार। अभी हमने पढ़ा कि कौन ओनरशिप है और कौन कंट्रोल कर रहा है। अब हम जाएंगे कि कौन सा देश किस स्तर पे विकसित है, उस स्तर के स्तर पे हमने विभाजन कर रहे हैं। विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था में जो हमारी आय होती है वो ज्यादा होती है, जो हमारी निवेश होते हैं वो ज्यादा होते हैं, जो शिशु मृत्यु दर है वो कम होती है, जो पूंजी निर्माण है वो ज्यादा होते हैं, जो एक व्यक्ति के रहने सहने का तरीका होता है वो अच्छा होता है, और तो और स्वतंत्रता होती है। इन सबको हम कहते हैं विकसित देश। वहीं दूसरी तरफ जो विकासशील देश होते हैं वो कृषि पर ज्यादा निर्भर होते हैं, उनका वो निर्यात भी करते हैं तो प्राथमिक वस्तुओं का ही कर पाते हैं, मृत्यु दरें भी ज्यादा होती हैं, स्वच्छता भी इतनी ज्यादा नहीं होती वहां पर, वो निर्भर भी करते हैं। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा आता है आर्थिक विकास का अर्थ, जिसे हम कहते हैं आर्थिक विकास में हमारा आएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अभी हमने पढ़ा कि हम किस स्तर पे अपनी इकोनॉमीज को डिवाइड कर सकते हैं। आप थोड़ा इस पे विचार करिए, हम आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुक्त विद्यावाणी, मुक्त विद्यावाणी, ये है मुक्त विद्यावाणी। शिक्षा पाना सरल यहाँ है, कहती यही जुबानी। संचार माध्यम लेकर आया ज्ञान की नई कहानी। मुक्त विद्यावाणी, मुक्त विद्यावाणी, ये है मुक्त विद्यावाणी। वेलकम बच्चों, हमने ब्रेक पे जाने से पहले पढ़ा अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, और अर्थव्यवस्था को हम कितने स्तर पर
विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा आया था उत्पादन के साधनों अथवा संसाधनों के रूप में, दूसरा हमारा आया था विकास के स्तर के रूप में। अब आप मुझे बताइए कि भारत देश किस में आता है। सबसे पहले वो मिश्रित देश है और विकासशील अर्थव्यवस्था में वो माना जाता है। हम आगे बढ़ते हैं आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि की तरफ। आर्थिक विकास जिसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं और आर्थिक समृद्धि जिसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं के बारे में। आर्थिक समृद्धि राष्ट्रीय आय में निरंतर होने वाली वृद्धि को माना जाता है, या फिर किसी भी राष्ट्र की आय उस राष्ट्र की जनगणना के अनुसार पर व्यक्ति जो आएगी उसे हम कहते हैं आर्थिक समृद्धि। ये हर साल हम उम्मीद करते हैं कि बढ़े और इसे हम अधिकतर साल दर साल देखते हैं। वहीं दूसरी ओर आर्थिक विकास हमारा आर्थिक समृद्धि के साथ साथ और भी कई पहलुओं पे चर्चा करता है, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, जीवन की गुणवत्ता, जीवन स्तर को सुधारने वाली आर्थिक परिवर्तन, स्वच्छता, स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य, जनसंख्या की वृद्धि इत्यादि। इन सबको भी हम आर्थिक विकास में मानते हैं। तो आर्थिक समृद्धि को हम एक छोटे स्तर पर देखते हैं, वहीं आर्थिक विकास को हम लंबे समय के लिए देखते हैं। अब किसी भी आर्थिक विकास के लिए हमारे को प्राकृतिक संसाधन चाहिए होते हैं, जिसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। दूसरा, हमें मानवीय संसाधन चाहिए होते हैं। अगर किसी भी देश में शिक्षित और कुशल जनसंख्या है तो उस देश का विकास जल्दी होता है। वहीं तीसरा, हमें पूंजी निर्माण की जरूरत पड़ती है और चौथा, हमें प्रौद्योगिकी की जरूरत पड़ती है। उदाहरण स्वरूप मैं दुबई का एक उदाहरण देना चाहूंगी। दुबई आज के समय में एक बहुत ही अच्छा देशों में माना जाता है। अगर हम कुछ वर्ष पूर्व जाएं तो दुबई सिर्फ अपने तेल पे निर्भर करता था, परंतु आज वहां पे टूरिज्म इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो चुकी है और बहुत ही लैविश लाइफस्टाइल के लिए वो मानी जाती है। तो आज हमने क्या क्या सीखा दोस्तों? सबसे पहले हमने सीखा, एक छोटा सा हम रिकैप लेते हैं। आज सबसे पहले हमने सीखा सेवा और वस्तुओं के बारे में, उनका अंतर के बारे में, वो कितने प्रकार की होती हैं, उनको हमने 6 प्रकार से समझा और वो कैसे किसी भी देश की आगे बढ़ने में मदद करती हैं, उस बारे में हमने समझा। फिर हमने चौथा अध्याय लिया, उसमें हमने अर्थशास्त्र का अर्थ समझा, उसकी विशेषताओं के बारे में समझा, उसको हम कितने प्रकार से देखते हैं उस बारे में समझा, और आखिर में हमने आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में चर्चा करी और इनके अंतर के बारे में समझा। आशा करती हूँ आज का ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी सवाल है, आप स्टूडियो में कॉल करके पूछ सकते हैं 012046269949 पर, और आप ईमेल भी कर सकते हैं nioscr@nios.ac.in पर। एक बार मैं फिर से बताती हूँ, nioscr@nios.ac.in। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से बात करके। धन्यवाद।